Hello friends. So once again welcome to Vein of BPSC. So this is our second video of politics section. Politics section के पहले वीडियो में हमने किया था कि बेसिक्स जो फंडामेंटल राइट थे और हमने आर्टिकल्स हमने जो किया था आर्टिकल्स ये वाले फंडामेंटल राइट के कर लिए थे 12 से लेके 32 तक। इसके साथ ही साथ हमने ये भी किया था आर्टिकल 1 से लेकर जो 12 का जो सेक्शन था जिसमें हमने फर्स्ट में पार्ट ए में जो होता है पार्ट सेकंड ये सारा करके मतलब फर्स्ट पार्ट आर्टिकल में हमने किया था कि फर्स्ट 1 से लेके 4 तक में कि हमारा यूनियन का डेफिनेशन क्या है, हमारा देश जो कंट्री है वो किस का रेंज क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या था वो हमने किया था। फिर उसके बाद 5 से लेके जो 11 का जो आर्टिकल था इसमें हमने किया था कि सिटीजनशिप के बारे में बेसिकली कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, किसको कैसे मिलेगा। तो सिटीजनशिप के बारे में 5 से 11 में बात की गई थी। उसके बाद 11 का जो हमने 12 में बात किया था, 12 में किया था कि 12 में क्या स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी, हाउ स्टेट डिफाइंड। फिर 13 में हमने बताया था कि लॉ की डेफिनेशन दिया गया है इसमें। उसके बाद 14 से लेकर के 32 तक जो हमने किया था सारे फंडामेंटल राइट्स किए थे। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखो हमने ये सारा वीडियो पहले किया था। सॉरी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज किधर चला गया, ये मैंने पिछले वीडियो में कर रखा फर्स्ट पार्ट में। और सॉरी मुझे पॉइंट पेज पता नहीं कहाँ गया ये। ओके, सो मैंने पिछले वीडियो में आप देखोगे तो मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में बेसिक सारा बता दिया है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे ना कि आर्टिकल 32 के बाद जो है हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है 32, 33, 34 जो भी वो भी फंडामेंटल राइट के बारे में ही है। उसमें जो प्रिंसिपल्स है जैसे उसमें रिट्स वगैरह, रिट्स पिटिशन के बारे में बात की गई, तो उसको ना एक थोड़ा अलग वीडियो बनाएंगे जो कि आर्टिकल 32 के बाद जो है 32 तक तो हमने बता दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक के। उसके बाद जो बात होगी आर्टिकल्स हमारा आर्टिकल 32 के बाद 33, 34 है ना, ये दो आर्टिकल, सॉरी 35 और हाँ ये 3 आर्टिकल जो है इसको बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये डिफरेंट ये है फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है कि फंडामेंटल राइट ही आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। बट ये लास्ट के जो 3 आर्टिकल्स हैं ना थोड़े से रिट्स वगैरह के बारे में आती है, इसको अलग से एक वो बीपीएससी में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। हाँ, रिट्स की जो बात आती है टाइप्स ऑफ रिट्स क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, पिछले 3 सालों से लगातार आ रहा है। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आएगा उसको मैं क्लियर कराती हूँ तो वहीं पे देखना फायदेमंद होगा। अब आते हैं आर्टिकल 35 के बाद जो आर्टिकल 36 से लेकर के हमारा 51 तक चलेगा, ये हमारा पार्ट 4 होगा, ठीक है। पार्ट 4 इसको बोलते हैं। पार्ट फर्स्ट जो हमारा था स्टेट का डेफिनेशन, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड हमारा क्या हो गया फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 हमारा क्या हो गया डीपीएसपी इसको बोलते हैं, है ना, डीपीएसपी अपन इसको क्या बोल सकते हैं डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी में क्या होगा ना बेसिकली कि जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी बेसिकली होता क्या है तो इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गॉट इट। ये हमारा आर्टिकल सॉरी ये हमारा आर्टिकल जो ये डीपीएसपी जो बेसिकली होता क्या है ना कि ये एक तो सबसे पहले नॉन जस्टिसेबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आपको पता चलेगा नॉन जस्टिसेबल क्या होता है। और नॉन जस्टिसेबल क्या होता है ना कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में या पुलिस को जाकर ये नहीं बोल सकते मुझे ये वाला राइट नहीं दिया जा रहा है, मुझे ये राइट दो, क्योंकि डीपीएसपी में लिखा है अगर आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल है। वो क्यों जस्टिसेबल है? क्योंकि अगर आपको उस ऐसा कोई भी राइट नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप पुलिस के पास जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, बोलो कि मुझे ये राइट नहीं दिया जा रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए। तो उसमें फंडामेंटल राइट आपको वो जस्टिसेबल, हाँ वो गवर्नमेंट आपको देगी। बट कुछ बातें डीपीएसपी में लिखा हुआ, देखो क्या है ना डिफरेंस क्या है। मान लो कि हाँ पूरे दिन ये है, एक टोकरी में आम रखा हुआ है, मैंगो रखा हुआ है ना, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है। एक टोकरी में ना हमारा कैरोट रखा हुआ है, एक टोकरी में हमारा कर्ड रखा हुआ है, ठीक है। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, अभी बारिश बरस रहा है, तो आम आपको मम्मा खाने के लिए दे देंगे, ठीक है। मम्मी लोग घर में जो होते हैं आम मिल जाएगा आपको, गाजर मिल जाएगा। बट रात में बोलते हैं ना दही मत खाया करो, है ना, दही मतलब सही नहीं। आप अगर घर में जाके ये बोला पापा के पास जाओगे, ठीक है, बोलोगे मम्मी मुझे दही नहीं दे रही है, तो पापा तुमको ऊपर 2 चमेट मार भी सकते हैं, बोलेंगे नहीं अभी दही खाने का टाइम नहीं है, दही मत खाओ, आम खाओ, ये खाओ। तो वही हाल ये है, फंडामेंटल राइट जो है एक तरीके का आम है, ये आपको अभी खा सकते हो, ये लिखा हुआ है। बट जो आपका डीपीएसपी है ये आम नहीं है, ये ठंडे की मौसम के लिए कर्ड है। बट क्या होता है ना जैसे ही ठंडा का मौसम सही होता है, फिर रात से दिन होता है तो आप कर्ड खा सकते हो। सेम चीज डीपीएसपी में क्या है कि जैसे ही डीपीएसपी अगर गवर्नमेंट को अगर लगेगा
कि नहीं, इसको हमको सरकार बच्चों को हमारे मतलब कि हमारे सिटीजन्स को देना चाहिए, तो इसको शिफ्ट करेंगे। इस बेस पे एक लॉ बनाएंगे, इस डीपीएसपी के बेस पे लॉ। अब देखो डीपीएसपी होता क्या है ना, वो बाद में बताएंगे, पहले इस डीपीएसपी में जो लिखा है उस बेस पे एक लॉ बनाएंगे और उसको या तो फंडामेंटल राइट में डालेंगे या नॉर्मल लॉ बना देंगे, है ना, और नॉर्मल लॉ बना देंगे। ठीक है, अब ये आपको फंडामेंटल राइट में चला गया। सपोज दैट अगर ये फंडामेंटल राइट में चला जाता है तो ये फिर आपको जस्टिसेबल हो जाएगा, फिर आप इसके लिए राइट ले सकते हो। जैसे कि पहले क्या था ना कि राइट टू एजुकेशन नहीं था, मतलब कि वो राइट टू फ्री एजुकेशन जो बच्चों वाला था वो डीपीएसपी में था, पर बाद में उसको लाया गया फंडामेंटल राइट में चला गया, तो वो शिफ्टिंग है वैसा ही। ठीक है, तो अब आते हैं डीपीएसपी में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिफाइन किया गया। 36 37 सेम वही हो गया, 36 में डेफिनेशन स्टेट का होगा, 37 में डेफिनेशन आपका लॉ का होगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 38। 38 क्या है ना कि ये बोलता है वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल। अब ये क्या है वेलफेयर भाई? वेलफेयर क्या है बताओ? क्या है ना कि लोगों को, मतलब कि लोगों को वेलफेयर में ऐसा प्रमोट किया जाए कि उनको भलाई हो, उनका भलाई हो। तो आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों का भलाई हो। ठीक है, अब आर्टिकल 39 में क्या लिखा हुआ है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू adequate means of livelihood। ठीक है, एंड इसी में जो और लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्कर्स। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 39 में अगर देखोगे ना बेसिकली है क्या, तो आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल। अगर कोई एक तरीके का कहीं काम कर रहा है तो उसको इक्वल पे मिलना चाहिए, मतलब इक्वल समान पैसा मिलना चाहिए। तो अब बात यहाँ पे इसीलिए होता है कि आप देखते होगे कि बहुत जगह पे ना प्रोटेस्ट होता है, वुमेन्स लोग प्रोटेस्ट करती है कि मैं तो काम एज ए सिमिलर टू मेल कर रहा हूँ, जो हमारा मेल हमारा है। ठीक है, बट हमारा पेमेंट जो है ना वो सेम नहीं मिल रहा है, हमारा पेमेंट जो है वो सेम नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ना ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर ये क्या है ना जस्टिसेबल नहीं है। क्या है? क्योंकि डीपीएसपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से आप मांग कर सकते हो, इसके लिए उनको बता सकते हो, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि नेसेसरी है कि वो आपको दे ही दे, है ना। अगर गवर्नमेंट को लगेगा अगर देना चाहिए तो देंगे। ठीक है, उसके लिए फिर इसको डीपीएसपी को यहाँ से हटाएंगे और लेके जाएंगे और उसको फंडामेंटल राइट में डालेंगे, नॉर्मल लॉ में डालेंगे, फिर आपको लॉ बना कर दे देंगे वो राइट। तो यही है मेन, ये है। ठीक है, कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूँ, फंडामेंटल राइट और पहले वो बाद में करता हूँ। ठीक है, पहले पूरा आर्टिकल्स कर लेते हैं। 39 हो गया। अब देखो आर्टिकल 40 में आते हैं। आर्टिकल 40 ना एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और गांधी प्रिंसिपल बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा बोला गया कि अगर आपको लगता है कि आपके गांव में विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो इसी बेस पे आर्टिकल 40 का ही हेल्प लेके हमारा ग्राम पंचायत बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 40 को ही लेकर हमारा ग्राम पंचायत बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 40 हो गई। आर्टिकल 41 में आते हैं। आर्टिकल 41 है हमारा राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। राइट टू वर्क, उसके बाद एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 41 में ये लिखा हुआ है, तो राइट टू वर्क के बारे में बात की गई है। अब बीपीएससी एग्जाम में क्या करता है ना, सीधा ये आर्टिकल का एक वर्ड उठाएगा, पूछेगा कहाँ पे, फंडामेंटल राइट में, डीपीएससी में। तो थोड़ा सा हम कैसे इसको आंसर करने भी बताएंगे, पहले एक बार देख लो कि सारा आर्टिकल्स है क्या। आर्टिकल 42 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी काम करने का ना ह्यूमन लाइक कंडीशन होना चाहिए। फिर लोगों को मैटरनिटी रिलीफ मिले, जो महिलाओं को, फीमेल्स को मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, वो इसी आर्टिकल के बेस पे मिलता है। ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन, क्या था, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। ठीक है, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। उसके बाद क्या था, 42 है ना, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ एंड
मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अब ये मतलब अभी है ना, आप देखते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि अगर जो है वो प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उनको रिलीफ मिल जाता है। सेम बहुत जगह पे पैटर्निटी रिलीफ भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो भी अब आ रही है, ठीक है। सेम कंडीशन है, आर्टिकल 42 हो गया। आर्टिकल 43 में क्या है, लिविंग वेजेस के बारे में बात की गई है ना। सॉरी, आर्टिकल 43 में, हाँ, लिविंग वेजेस नहीं, आर्टिकल 43 में हमारा है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में, सब छोटा-छोटा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में। हाँ, पहले देख लेते हैं आर्टिकल 43 में 2-3 43 ए भी है, 43 में पहले करते हैं लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स के लिए लिविंग वेज जो होगा वो दिया जाएगा। उसके बाद इसी में एक आर्टिकल बाद में संशोधन किया गया और 41 ए ऐड किया गया, और एक कब किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया था। इसमें बोला गया था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में उनको मैनेजमेंट में ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी बेस पे जो ये 43rd ए था, इसी बेस पे ट्रेड यूनियन बना था। ट्रेड यूनियन जो हमारा कंपनी जो हर एक जगह बन रहा है ना, वो कहाँ से आया है, तो ये आर्टिकल 43rd ए से आया है, ठीक है। अब आते हैं 43rd बी, ये भी आया है, हाँ, याद रखना कब आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अब देखो 43rd बी क्या है, ये भी ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से, है ना। इसमें क्या बोला गया था कि इसमें कोऑपरेशन सोसाइटी को प्रमोट किया गया था बेसिकली, और ये बोला गया था कि इसमें क्या है ना, हाँ, इसी से इसका जो इसी से क्या किया गया था, एक तो ये ऐड किया गया यहाँ पे सेम आर्टिकल फंडामेंटल राइट में, सॉरी 92 इससे दो चीज़ हुआ था। एक जो हुआ था कि एक फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था और एक डीपीएसपी में ऐड किया गया था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट में क्या किया गया था ना कि आर्टिकल 91 क्लॉज बी में ऐड किया गया था कि कोऑपरेशन सोसाइटी जो है ना, और डीपीएससी में ऐड किया गया था आर्टिकल 43 बी, ये तो मैं यहीं पे, इसमें क्या बोला गया था कि 43 बी में बोला गया था प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में क्या ऐड किया गया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा ना, वो मैटर रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही फंडामेंटल राइट में डाला गया था, ठीक है। उसके बाद सेम इसी से 343 जेड भी ऐड किया गया था, वो बाद में बताएंगे। और इसी से एक चीज़ और ऐड किया गया था पार्ट 9 बी में, उसमें बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था, वो पार्ट आर्टिकल 343 जेड में हुआ था, तो बाद की बात है, ठीक है। 43 हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हमारा, अरे ये क्या आ गया, चलो नेक्स्ट पेज, ब्लैंक पेज कहाँ से लेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी न्यू है, मुझे समझने में टाइम लगेगा। चलो आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में लिखा गया कि यूसीसी के बारे में, हाँ, यूसीसी याद रखना, 4 इक्वल है, 4 मतलब यूनिवर्स क्या है, यूसीसी का फुल फॉर्म बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। और ये बोला गया था थोड़ा टेरिटरी ऑफ इंडिया के टेरिटरी में यूसीसी के बारे में बात की गई थी, और ये ना एक तरह से लिबरल प्रिंसिपल था। तो आर्टिकल 44 अगर पूछे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पे है मेंशन है, तो आर्टिकल 44 याद रखना, और ये कहाँ पे, डीपीएसपी में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 में आते हैं। आर्टिकल 45 क्या है कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के बारे में बात की गई थी, और 10 साल में बोला गया था ना, हाँ ये वाला, हाँ पहले था कि प्रमोट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था, फिर बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था कि विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, जब संविधान बना है उससे 10 सालों के अंदर में बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो शुरुआत में क्या था ना, आर्टिकल 45 के बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत में इसमें बोला गया था कि प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन,
ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years from commencement ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोला गया था कि जैसे ही संविधान बनता है उसके 10 सालों के अंदर में कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। उस समय हम लोग कैपेबल नहीं थे, शुरुआत में आर्टिकल 45 में हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि सभी लोगों को फ्री एजुकेशन दे सकें। बट यहाँ पे डीपीएससी प्रोविजन दे दिया गया था कि इन फ्यूचर सरकार चाहेगी तो दे सकती है, ठीक है। तो अगर इस समय लोग चाहते हैं मुझे फ्री एजुकेशन दो, ये तो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, बट इन डीपीएसपी सेक्शन ये जस्टिसेबल नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ ना कि 86 अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया गया कि जो भी बच्चा 6 साल से कम है ना, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, जब तक बच्चा 6 साल का कंप्लीट नहीं करता है तब तक उसका एक तो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर इसका मतलब क्या है ना, उसका देख रेख, खान पान, इंजेक्शन, जो वैक्सीन लगता है बच्चों को वो, उसके अलावा और एजुकेशन, है ना, ये सारा बच्चों को गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। और इसी में क्या हुआ था कि एक तो पहला आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A, है ना, आर्टिकल 21A में बोला गया था कि आर्टिकल पहले 45 में था, जो आर्टिकल 45 प्रीवियस provision transfer इन आर्टिकल 21A। जो आर्टिकल 45 में पहले लिखा हुआ था वो आर्टिकल 21A में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला बात ये हुआ। और देखो और क्या हुआ, एक और आर्टिकल अमेंड किया गया था, आर्टिकल 51A। 51A क्या है ना, ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, ये अभी डीपीएसपी कंप्लीट होगा, जस्ट फॉर इसको कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं ड्यूटीज़ में, बहुत ही आसान है, 10 चीज़ें हैं, 10 को याद रखना, ठीक है। 50A में क्या लिखा हुआ है कि गार्जियन और पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ड्यूटीज है ना, ड्यूटी दिया गया किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। अगर आपके माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ही उनको ये आर्टिकल याद दिलवाइए, बोलिए कि मुझे पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाओ, ठीक है। और ये 2002 में हुआ, इतना सारा चीज़ ना 2002 में हुआ, ठीक है, याद सॉरी ये इतना चीज़ ये 2002 में। और 2009 में एक चीज़ और हुआ, बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ था, इन 2009, बताओ क्या हुआ था। आर्टिकल 21A ऐड किया गया, उसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में फंडामेंटल राइट में ये ऐड किया गया कि राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। अब समझ, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। अब आप सरकार से मांग कर सकते हो कि मुझे पढ़ाओ, तभी तो स्कूलिंग होता है, 12th तक फ्री होता है, पता है ना आपको, गवर्नमेंट स्कूल जो फ्री, ऑलमोस्ट फ्री होता है, बच्चों को बुक्स मिलता है, पढ़ने का ड्रेसेस मिलता है, साइकिल मिल रहा है, आपको सब फ्री है। तो अगर आपको कोई नेता आके ये बोल रहा है मैं आपको फ्री नहीं, आप नहीं फ्री पढ़ा रहे हो, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आपको मुझे पढ़ाना है फ्री, तो पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका ये आर्टिकल 45, ठीक है। 45 क्लियर, गॉट इट। 45 थोड़ा सा एजुकेशन रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है ना, 45A में क्या लिखा हुआ, 45A तो इसमें हुआ है, अमेंडमेंट नहीं हुआ। 44 के बारे में नहीं, 43 के बारे में पूछते हैं, 43A में क्या लिखा हुआ है, इसे पूछते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 46 में आते हैं, इसमें क्या किया है ना, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरफेरेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वर्कर्स सेक्शन। तो ये बोला गया कि SC ST एंड वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए एजुकेशन में प्रमोशन होना चाहिए, मतलब उनको पढ़ाने का प्रमोट किया, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड
इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके बाद इनको बोला गया था इनका प्रोडक्ट इनजस्टिस और जो भी इनके साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे उनको बचाया जाए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। एक्सप्लॉयटेशन जो इनके साथ हो, जो वर्कर्स हैं या फिर SC/ST जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 47 में लिखा हुआ है कि ये सारे स्टेट का ड्यूटी है कि एक ना प्रॉपर पब्लिक हेल्थ को मेंटेन किया जाए, वहाँ के लोग उनको न्यूट्रिशन दिया जाए, न्यूट्रिशन वगैरह दिया, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गॉट इट। एंड इसके बाद है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये सारा बात की गई है आर्टिकल 47 में। अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा पब्लिक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन कौन से आर्टिकल में है, 47 कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 याद रहेगा ना, पार्ट 4 में है। और ये कहाँ कौन से सेक्शन में आता है, तो DPSP, गॉट इट, 47। अब आते हैं अपन 48 पे। हाँ इसी के थ्रू ना 47 के थ्रू अगर पूछ दिया जाए कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड प्रोहिबिशन एक्ट, NDPS एक्ट, ये आया किससे आया, तो आर्टिकल 47 से है। लोगों को ड्रग्स से बचाने के लिए, लोगों को हेल्थ में तो बचा रहे हैं ना हम लोग, उनको मेडिसिन का प्रॉपर यूज हो सकते हैं, सारा करके दे रहे हैं, तो NDPS एक्ट लेके आया गया था, ठीक है। ये आया आर्टिकल 47 के थ्रू ही आया। पूछा जाएगा मानिए कि NDPS एक्ट कैसे आया, तो वो आया इसी से 47 से। अल्कोहल से हमारे स्टेट में होता है ना कि हमारा जैसे हमारा स्टेट बिहार है, ड्राई स्टेट है, तो किस किस एक्ट से बना ड्राई स्टेट, उसके पीछे क्या रीजन, तो आर्टिकल 47 मेन रीजन है। अगर पूछा जाए कि बिहार बिकम ड्राई स्टेट बाय विच आर्टिकल, तो किस आर्टिकल को हेल्प लेके बिहार को ड्राई स्टेट बनाया, क्या प्रूफ दिया गया। लोग तो बोलेंगे मुझे दारू पीना है, मुझे दारू दिलो, तो लोग तो बोलेंगे दारू, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हमारे पास एक DPSP है, उसकी हेल्प से हम अगर चाहें तो आप क्योंकि दारू आपके नुकसानदेह है तो हम इसको बंद करवा सकते हैं, ठीक है। ये हुई। अब आर्टिकल 48 पे आते हैं। इसमें क्या बोलता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जानवर वगैरह है ना, उन सब के देख रखाव की बात की गई, ठीक है। स्लॉटर, एनिमल स्लॉटर वगैरह इसको रोकने के लिए, तो इसमें एक तरह से बोल सकते हैं 48 में साइंटिफिक एग्रीकल्चर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, साइंटिफिक हो गया, ये सब चीज, साइंटिफिक एंड एग्री। जैसे होता है ना किसान मेला होता है, आर्टिकल 48 के थ्रू ही होता है। फिर पहले देखते दूरदर्शन पे एक शाम मैच चल रहा था, किसान कुछ करके आता था, है ना, तो वो भी इसी बेस पे आता था। फिर ये काउ स्लॉटिंग को बैन किया जाता है किसी के स्टेट में, है ना, यूपी में बोला जाता है बैन कर दो, पर बैन होता नहीं है। ये भी आर्टिकल 48 के थ्रू में होता है, ठीक है। अब 49 पे आते हैं। सॉरी 48 में ना एक आर्टिकल में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, और ये अमेंडमेंट हुआ था आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। और इसमें बोला गया था ना कि जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड्स, इसको जंगल वगैरह को बचाने की बात हो रही है यार, ऐसे लिखते हैं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल को बचाना, जंगली जानवरों को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना। ये पूरा एक पूछता है ना, पूछता है कि ये वाला आर्टिकल्स कहाँ पे है, ये कौन से संविधान संशोधन से आया, तो ये आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। कहाँ पे है, आर्टिकल 48A में, कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, बिहार में भी, BPSC में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीधा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48A, ओके। अब आते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या है ना कि जो आप ताजमहल देख रहे हो, लाल किला देख रहे हो, इसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, बस सीधा सीधा मतलब है, प्रोटेक्शन ऑफ monuments and places and object
ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, आर्टिकल 49 में हो गया। अब ये हो गया आपका। आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में 50-50 जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में क्या है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आर्टिकल 51 में हो गया। यहाँ से आपका डीपीएसपी कंप्लीट हुआ। अब ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने फंडामेंटल डीपीएसपी कर लिया। अब देखो डीपीएसपी में बेसिकली आर्टिकल सारा एक बार कर लेते हैं। कहाँ गया यार, कहाँ था? थोड़ा सा ना पेज का लफड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा उतना बियर कर लो। डीपीएसपी कहाँ पे मैंने लिखा था? ठीक है, डीपीएसपी मैंने आर्टिकल 35 से स्टार्ट किया। ठीक है, 35 में, आर्टिकल 35 में क्या है? 36 छोड़ दो, 37 छोड़ दो, 36 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। देखो अगर आप चाहो तो ये हुआ 36 में स्टेट का डेफिनेशन, 37 में लॉ और डिफाइन किया गया, सेम जैसे फंडामेंटल में स्टार्ट किया गया था, सेम वही चीज़ें। तो ना थोड़ा सा अब आते हैं अपन आर्टिकल 37 से। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है एज पर आर्टिकल 12 36 के जैसे ही। उसके बाद देखो अब ये हुआ। उसके बाद देखो आर्टिकल 38 में हमारा वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की गई, 39 में इक्वल पे की बात की गई, 39 40 में विजिलेंस पंचायत, 41 में वर्कर्स एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक, 42 में जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन वर्क के लिए हमको मैटरनिटी रिलीफ वगैरह चाहिए, 43 में लिविंग वेजेस, 43A में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट जो कि ट्रेड यूनियन होता है, 43B में क्या है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन सोसाइटीज। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएंगे थोड़ा सा आगे है। उसके बाद 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिए 44 इक्वल इक्वल इक्वल। ओके, 45 प्रोविजन ऑफ फेयर एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन पीरियड ऑफ 10 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ब्लैंक हो गया। 46 SC/ST वर्कर्स के प्रमोशन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात की, एक्सप्लॉयटेशन का रोकना होगा। 42 में न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की गई, इसी के थ्रू NDPS एक्ट के थ्रू आया था हमारा ड्राई स्टेट बना बिहार, इसी एक्ट के थ्रू 47 के थ्रू। 48 में क्या है? साइंटिफिक एग्रीकल्चर किसान मेला ये सब होता है, काउ स्लॉटरिंग बैन किया जाता है, 48 के थ्रू होता है। 48A में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ प्रोटेक्ट, मतलब जंगल वगैरह को बचाना, जंगली जानवर को बचाना, 48A में। 49A में प्रोविजन ऑफ, मतलब जो लाल किला ताजमहल को बचाना, नेशनल इंपॉर्टेंस का है। 50-50-50 मतलब जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन किया गया। 51 में क्या है? 51 इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात की गई। ये हुआ आपका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक, अब देखो दोस्त बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ना हम देखते हैं कि डीपीएसपी बेसिकली आया कहाँ से। तो डीपीएसपी को है ना कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये शुरू में बताना चाहिए था पर मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो यहाँ बेसिक चीज़ समझ आएगा कि बेसिक होता क्या है। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है ना कि कहाँ से आया था? आयरलैंड से लिया गया था। हमारा देश, आपको पता है संविधान जो बना था तो सिर्फ हमारा देश का नहीं था, हमारे देश के जो भी विज्ञानविद, जो भी मतलब कि ज्ञानी विद्वान थे, जो संविधान निर्माता थे, वो अलग अलग देश में गए, वहाँ पे सीखे, वहाँ पे देखा उन्होंने क्या उनका लॉ है, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा नमक के जैसा सबको उठा के लाके किताब बना दिया। तो ये हमारा डीपीएसपी आयरलैंड से आया था। ठीक है, मतलब अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड और सॉरी हाँ ठीक है, आयरलैंड और वहाँ से फिर स्पेनिश ने लिया, फिर हमने वहाँ से आयरलैंड से फिर स्पेन में आया, स्पेन से फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से बना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, और उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार डीपीएसपी को लेके आया है ना। 1935 में डीपीएसपी हमारा आ गया था, और उसमें क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ से आया, और वहाँ से इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूटिव बना। अब देखो क्या है ना, अब डीपीएसपी बेसिकली लॉ तो है नहीं, इसके हेल्प से लॉ बनाया जाता है। ये ड्यूटी ऑफ स्टेट है। डीपीएसपी में तो ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, नाम से देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो स्टेट का एक प्रिंसिपल है इसके थ्रू वो लॉ बना सकता है। ठीक है, अब देखो बहुत लोग होता है एक फंडामेंटल राइट
एक डीपीएसपी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो फंडामेंटल डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है ना कि फंडामेंटल राइट एक राइट है, आपको एक अधिकार दिया गया है कि अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलता है तो आप कानून के पास जा सकते हो। पर डीपीएसपी ना एक डायरेक्टिव है, डायरेक्शंस है, ये आपके लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए है। समझो, एक बात तो समझो, फंडामेंटल राइट आपके लिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट चले जाओगे, पर डीपीएसपी आपके लिए नहीं है आप ही के लिए है। बट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल देता है, स्टेट को राइट देता है। ये फंडामेंटल राइट आपको राइट देता है, स्टेट को राइट देता है डीपीएसपी। और स्टेट को राइट देता है कि आप लोगों के ध्यान रखिए, उनके आधार पे कुछ ना कुछ लॉ बनाइए। ठीक है, अब ये हुआ। अब देखो ये दोनों मेन राइट हुआ, डायरेक्शन हुआ, दोनों में डिफरेंस ये हुआ। अब देखो ये जस्टिसेबल नहीं है, ये जस्टिसेबल है, फंडामेंटल जस्टिसेबल है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल के बारे में, ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मोरली रूप से बाइंडिंग है, मोरली बाइंडेड, तो आपको मोरली रूप से बाइंडेड है। ठीक है, और ये ना एक तरीके से पॉजिटिव थिंग्स है, डीपीएसपी जो है ना पॉजिटिव थिंग्स है, क्योंकि डायरेक्शन दे रहा है। पर ये नेगेटिव थिंग्स है क्योंकि ये सीधा राइट्स दे रहा है, आप राइट्स को मांग रहे हो ना, ये राइट्स दे रहा है, ये राइट नहीं मांग दे रहे, आपको डायरेक्शन दे रहे, पॉजिटिव एम हुआ, नेगेटिव एम हुआ, इसको ले आया था। ठीक, और ये है ना, ये वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, वेलफेयर के बारे में बात करता है, ये ना वेलफेयर के बारे में बात करता है ना, ये वेलफेयर के बारे में बात करता है, वेलफेयर के बारे में बात करता है, किसका? वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि स्टेट को है ना, ये स्टेट को लॉ दिया गया है, लॉ पावर, तो स्टेट लॉ बना के एक आदमी के लिए बनाएगा क्या? कभी स्टेट लॉ बनाएगा तो क्या एक आदमी के लिए बनाएगा? यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कंट्री, गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टेट पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है कंट्री, गवर्नमेंट, जो भी सरकार है। ठीक है, तो क्या स्टेट बनाएगा कोई भी लॉ तो एक आदमी के लिए बनाएगा नहीं ना, तो वो बनाएगा किसी एक कम्युनिटी के लिए बनाएगा। बट ये फंडामेंटल राइट है, सिर्फ एक इंसान के लिए होगा, ये वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल की बात करेगा, इंडिविजुअल की बात करेंगे, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें कोई गारंटेड नहीं है, क्योंकि ये वही है नॉन जस्टिसेबल, नो गारंटेड, गारंटी नहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट ये गारंटीड है कि मिलेगा, नो गारंटेड, GUARNTED, और ये गारंटेड है, GURNTED। ठीक है, इतना ही हो डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल एंड डीपीएसपी। अब देखो अपन आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ये बहुत ही आसान है, इसको ना फंडामेंटल ड्यूटी को एक पेज होगा, मैं वहीं से पढ़ लेता हूँ, लिखने से अच्छा टाइम बचेगा। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है और इसको क्यों ऐड किया गया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, क्योंकि इसको लाया गया है तो कुछ तो सोच के लाया गया होगा, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर लाया गया है कुछ को सोच के लाया गया है। देखो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है ना, सबसे पहले तो इसको देखते हैं ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4A। ठीक है, याद रखो पार्ट 4 था हमारा डीपीएसपी, पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, और ये है, ये हमारा जो ये इंस्पायर हुआ था ना, कहाँ से लिया गया था? तो USSR से लाया था, मतलब रसिया से आया गया था। ठीक है, अब देखो इसका मेन मकसद क्या था इसको लाने का? इसको मेन लाने का मकसद था ना कि ये हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग, STRENGTHENING, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आया गया था। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब अगर ये आपको ड्यूटी दिया गया है, अगर आप ये ड्यूटी फॉलो नहीं करते हो तो लॉ की हेल्प से आपसे ये ड्यूटी फॉलो करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकता है। अगर मान लो इसमें कुछ लिखा हुआ है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कुछ उल्टा कर रहे हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट अगर चाहेगा, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू इन्फोर्स देम, है ना। अब देखो अब ये क्यों आया था, अब सबसे बड़ा मकसद है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी को लाया क्यों गया था भाई, क्यों लाया गया था? तो क्या हुआ ना कि हमारे देश में 25 जून 1975 को एक बहुत ही खतरनाक चीज हुआ था। क्या हुआ था? इंटरनल इमरजेंसी, है ना। हमारा इस दिन
इंटरनल इमरजेंसी हुआ। और इससे पहले एक बार और कुछ हुआ था कि एक आया था हमारा मीसा, MIS, लालू जी की बेटी का नाम है मीसा। उन्होंने इसी के बेस पे नाम, इसी मीसा एक्ट के थ्रू वो जेल में गए थे। मीसा एक्ट आया था, इसमें क्या था कि इससे पहले मतलब मेंटेनेंस, टेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का ये एक्ट था, ठीक है, मीसा एक्ट। इसमें क्या था ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि कुछ भी मतलब इन्फोर्समेंट के बारे में बात नहीं करता था। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार आपको ये करना है, आपको लोगों को जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। उनको लग रहा है कि हमको देश को इसको भारत जिंदाबाद नहीं करना है तो नहीं बोलेंगे भारत जिंदाबाद, ऐसा था, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलते, इस तरह ऐसा सीन था। तो इस एक्ट लाने की जरूरत थी। तो इसके बाद ना क्या हुआ कि ये इस बेस पे एक ना लोगों को लगा कि नहीं कुछ तो अलग करना होगा, गवर्नमेंट को लगा कुछ तो अलग करना होगा। तो एक कमेटी बना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। अब जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बना, तीनों एक रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन, स्पेलिंग देख लेना यार, थोड़ा थोड़ा हो जाता है इधर, टू सिटीजन टू गिव रिमाइंडर। तो एक तरीके से सिटीजन को रिमाइंडर दिया गया कि कुछ ऐसा दो ना यार कि मतलब कि लोगों को लगे कि हाँ मैं भारत का निवासी हूँ, तो मेरे पास से कुछ तो दायित्व होना चाहिए, कुछ तो कर्तव्य होना चाहिए। फंडामेंटल राइट दे दिया, हम अधिकार की मांग कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी दे सरकार अपना कर रहा है, पर एक आम लोगों का कुछ तो मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, मूल्य कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी को इन्होंने इंसर्ट करवाया। तो बोले इसको कहाँ पे डाले यार, तो बोले फंडामेंटल राइट हो गया जो कि राइट है, उसका बोला फंडामेंटल उसका DPSP हो गया, सरकार की राइट होगी। अब उसके बाद बोला कि ड्यूटीज में ही पार्ट 4A कर दो और उसको फंडामेंटल ड्यूटीज बना दो। और यहाँ पे एक ऐड हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो ये वाला अमेंडमेंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी चीज़ हुए हैं ना, इसमें इसके थ्रू ना बहुत कुछ हुआ, ठीक है। इसके थ्रू फंडामेंटल राइट में कुछ ऐड किया गया, कुछ DPSP में ऐड किया गया। तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना कि 42 CA 1976 में क्या क्या हुआ था। तो इसी में क्या हुआ, एक आर्टिकल ऐड किया गया था 51A, है ना। और ये रिमाइंडर टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया था, और ये ना नॉन जस्टिसिएबल था, नॉन जस्टिसिएबल। और इसको अमेंड भी किया जा सकता था, कैन बी अमेंडेबल। और इसमें क्या हुआ ना कि इसी एक्ट करके पहले हमारा था ना शायद 10 था, उसको बाद में 11 और ऐड किया गया था, ठीक है। तो उसमें देखेंगे बाद में। और एक तरीके का एक्सचेंज एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि कहाँ से USSR में ऐसा फॉलो होता है कि लोगों को कुछ राइट्स दिया गया कि लोगों का कर्तव्य है, ये आपको करना ही करना है। बहुत जगह देखो ना कि वहाँ की कंट्री में रूल्स बनाया गया कि आपको 5 सालों के लिए मिलिट्री में आकर सर्व करना ही करना है। हमारे देश में ऐसा भी रूल नहीं है, बट वहाँ पे है। तो उसी तरह के एक मौलिक कर्तव्य भारत में लाया गया। देखो इसमें क्या किया ना आर्टिकल 51 में, अब एक देखो इतने तरीके का 10 ऐड किया गया। देखो पहला क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ऊपर में लिखा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें अब क्या था, ए में क्या था, ए है ABCD, सॉरी DEFGHI और J, ठीक है। इसके बाद एक और ऐड हुआ था कि लास्ट में वो आया था 2002 में, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ ना, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या लिखा हुआ, अबीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल। तो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान और देश की इज्जत करना, रिस्पेक्ट कीजिए, ये हमारा ए में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा में टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल फाइट किया उनके आइडिया को चेरिश कीजिए, उनके आइडिया को लोगों को बताइए, प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ उन्होंने ये सब किया था, ठीक है। अब देखो इसमें ना कुछ और मैं बताऊंगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखते चलिए नेगेटिव थिंग्स है, ये पॉजिटिव थिंग्स है। क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा बोल रहा है कि आपको झंडा को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो आपको जेल लगा देंगे, है ना, ये है लिखा हुआ। तो लोगों को फोर्सफुली बोला जा रहा है कि ये तू मान, ये झंडा का इज्जत कर, नेशनल एंथम है, इसको इज्जत कर। दूसरा बोला कि नहीं आप लोगों के फ्रीडम स्ट्रगल को थोड़ा चेरिश कीजिए,
जैसे ही जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो फाइट किया था उनके बारे में थोड़ा सा चेरिश कीजिए ना, उनकी बातें कीजिए, उनको बातें अपने बच्चों तक पहुंचाइए, उनकी इज्जत कीजिए। तो ये पॉजिटिव रूप में हो गया, ये रोका जा रहा है। आपको झंडा फहराना ही पड़ेगा, नहीं फहराओगे तो जेल में जाओगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको उनकी बस इज्जत करनी है। तीसरा, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी, इंडिया के इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना। ये फिर से आगे नेगेटिव, टू डिफेंड द कंट्रीज एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगर दोस्त को देश में आपको जरूरत पड़ गया तो आपको बुलाया जा रहा है तो आप बॉर्डर पे आपको आना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रूप में हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद हाँ, इसी बेस पे आपको आया था सेडिशन, आया था सेडिशन चार्ट, यूएपीए, टाडा, पूटा, ये सब एक्ट है ना, ये सब इसी बेस पे आया है, इसी के बाद आया है। अब देखो, प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग डाइवर्सिटीज टू प्रैक्टिस डिग्निटी ऑफ वुमेन्स। अब लोगों की वुमेन्स के बारे में सबके बारे में बोला कि आप राइट्स को बचाइए, है ना। अब इसी के बेस पे आया था हेट स्पीच। यहाँ पे हेट स्पीच, सॉरी, जो हेट स्पीच आया ना, इसी बेस पे आया था हेट स्पीच। उसके बाद ये भी नेगेटिव पे में ही है, टू वैल्यू एंड प्रेजर द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंप्लीट कंपोजिट कल्चर। ये डीपीएस में जो लिखा हुआ है सेम वैसा ही इसमें भी ऐड किया गया था कि जो भी आपका रिच हेरिटेज है, जो भी आपको मतलब कुछ पौराणिक चीज़ें उसको बचाइए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। बोल रहा है कि जो भी जंगल झाड़ है, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको बचाइए, ठीक है। उसके बाद टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, ये बन के दिखाना है, ठीक है। एच में लिखा हुआ है। आई में लिखा तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। अब बोला कि आपकी रेलवे आपकी संपत्ति है, उसको बचाइए, यही यहाँ पे, ठीक। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल। लोगों के बारे में बोला कि आप देश को ऊंचा उठाइए, ठीक है। ये हुआ जे में। और के में क्या लिखा हुआ है ना कि अब प्रोटेक्ट आवर गार्जियन, मतलब गार्जियन जो है आपको जो हमने बताया था के में 51 में, डीपीएसपी के लास्ट में मैंने बोला था कि इसमें बोला था कि बच्चे ना को पढ़ाया जाए। 51 ए के में ऐड किया गया था कि आप गार्जियन और पेरेंट्स को बोला गया है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। एक और इसके बाद में क्या हुआ था, ये तो हिंदी में है, सब कुछ देख लो। इसके बाद क्या हुआ था, एक और कमेटी बना था, जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी। इसमें क्या बोला गया था ना कि टैक्स, ड्यूटी टू पे टैक्स। दूसरा बोला गया था कि ड्यूटी टू हेल्प फेलो सिटीजन, ड्यूटी टू हेल्प फेलो सिटीजन, और ड्यूटी टू वोट, ठीक है। तो अभी ये सब अप्लाई नहीं हुआ, बट ये बोला गया था उस कमेटी में, पर ये अभी तक टीपीएसपी में एफडी में ऐड नहीं हुआ। बट किस इस ड्यूटीज टू हेल्प फेलो सिटीजन तक, क्या रोड में देख रहे हैं आप एक्सीडेंट हो गया, लोग कोई डर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहे हैं, भाई उसको उठाओ, मदद करो। इसी के बेस पे गुड समर्जिन बिल तमिलनाडु में बन चुका है। गुड समर्थन में उस लोगों को हेल्प करोगे तो आपको कुछ रुपया मिलेगा, ये बोला, एक तमिलनाडु बना गया, ठीक है। तो ये इसी बेस पे बनाया था। ये हमारा डीपीएसपी भी खत्म हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज भी खत्म हो गया और डीपीएसपी भी खत्म हो गया, ठीक है। डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो अभी 1 घंटे के आसपास 40-45 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। और अगले वीडियो में थोड़ा सा 2 वीडियो 3 वीडियो और आएगा, फिर बीपीएससी के लिए पॉलिटी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर अच्छा लगा हो तो आगे भी भेजिए किसी को, अपने किसी दोस्तों की हेल्प हो जाए इस वीडियो से, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अपना ख्याल रखिए सभी लोग। जय हिंद, जय भारत।